हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो हम जो फिजिक्स का हमारा 5 लेसन हो चुके हैं, तो आज हम वर्क, पावर, एनर्जी जो हम पढ़ रहे थे उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेसन में फ्रेंड्स हमने क्या क्या देख लिया था। लास्ट लेसन में हमने क्या देखा था कि व्हाट इज़ फोर्स, ये देख लिया था हमने। ठीक है, मैंने आपको बताया था फोर्स पुश या पुल होता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में भी हमने पढ़ा था। उसके बाद मैंने बात करी थी आपसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। फिर हमने इसमें देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको क्या बताया था, हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इनर्शिया क्या होता है, जिसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, और मोशन पे हो तो वो मोशन ही करती रहेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बॉडी अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और मूव कर रही है तो मूव भी करती रहेगी। कब तक मूव करती रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाया जाए। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा था। अब हम क्या देखेंगे, हम फ्रेंड्स देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ और देखनी है, वो हम आज देखेंगे मोमेंटम। व्हाट इज़ मोमेंटम। ठीक है, तो मान के चलो कि आप यहाँ पे एक कैच पकड़ रहे हो आप। ठीक है, कैच पकड़ रहे हो या कोई बॉल आपकी तरफ आ रही है, आपको उसको रोकना है। तो मान के चलिए कि वो एक छोटी सी बॉल है। ठीक है, एक छोटी बॉल है और वो आ रही है, और एक बहुत बड़ी बॉल आ रही है आपकी तरफ। ठीक है, बहुत बड़ी, दोनों की स्पीड सेम ही है, तो आपको ज़्यादा रोकने में प्रॉब्लम किसको होगी, बड़ी बॉल को। ठीक है, तो जो मास होगा फ्रेंड्स, तो अगर हमको किसी बॉडी को स्टॉप करना है तो वो उस जो फोर्स होगा, जो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, वो उसके मास के प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, वो उसके मास के प्रोपोर्शन में होगा। अगर मान के चलिए ये हमको क्लियर हो गया, अगर इसी साइज़ की एक और बॉडी है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, और जो v2 है वो v1 से ज़्यादा है, v2 जो है वो v1 से ज़्यादा है, तो आप किसको रोकने में प्रॉब्लम किसको होगी, हमको जो v2 वाली है जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसको रोकने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब जो फोर्स हमको रोकने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, वो मास और वेलोसिटी के प्रपोर्शन में है। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ आपको कि जो यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी। तो ये जो क्वांटिटी है एम वी, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। क्या बोलते हैं हम उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अगर बॉडी मान के चलो रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उसका मोमेंटम भी जीरो होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। मोमेंटम की यूनिट देखेंगे तो मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास की है मीटर पर सेकेंड। अब हमारा जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो हम देखेंगे। क्या देखना है हमको, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ लिख देते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है फ्रेंड्स, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और इसके आगे और भी लिख सकते हैं, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी मैं समझाऊंगा आपको, तो खाली हम भी लिख रहे हैं चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज योर रेट। ठीक है, अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स, जैसे कि कोई भी बॉडी आ रही है, आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, तो उसका मोमेंटम जिस तेज़ी से तेज होगा, जितना रेट उसका ज़्यादा होगा चेंज इन मोमेंटम का, वो उतना ही फोर्स लगाएगी। जैसे एग्जांपल क्या होता है कि मान के चलो कोई आपने देखा होगा कि जब कोई फील्डर कैच पकड़ता है, तो वो कैच पकड़ता है, जब वो फील्डर कैच पकड़ता है फ्रेंड्स, ये यहाँ जैसे ये वो बॉल आ रही है, वो कैच पकड़ रहा है, तो वो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे खींचता है। तो पीछे खींचने का मतलब क्या होता है कि देखो, पहले मोमेंटम क्या होगा, अब जब मोमेंटम एक बॉल का मोमेंटम होगा, बहुत तेज़ी से किसी ने शॉट मारा, ठीक है, और उसका मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम mv1 होगा, और फाइनल मोमेंटम तो उसका क्या होगा, जीरो ही होगा। क्यों, क्योंकि उसको रेस्ट पे आना है। अब यहाँ पे बात ये है कि ये जो पहले इनिशियल से वो जीरो में आएगा, उसमें कितना टाइम लगेगा। अगर तो उसमें बहुत कम टाइम लगा, इसका मतलब जो है फोर्स बहुत ज़्यादा लग गया। ठीक है, और अगर उसमें मान के चलो
कि ज़्यादा टाइम लगा तो कंपेरेटिवली फोर्स कम लगेगा, ठीक है। अब मान के चलो क्या हुआ कि जब कैच पकड़ने आए तो उस बंदे ने क्या करा, अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे कर दिया। पीछे करने से क्या होगा कि वो जो मोमेंटम जीरो होना है वो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और जब मोमेंटम जीरो होने में टाइम लग जाएगा तो उसके हाथों में कम फोर्स लगेगा। उसके हाथों में क्या लगेगा फ्रेंड्स, कम फोर्स लगेगा, ठीक है। और कम फोर्स लगने के कारण उसके हाथ में चोट नहीं लगेगी। तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो जितना जो है टाइम ज़्यादा लगेगा तो वो जीरो आने में उसको टाइम लग जाएगा, फोर्स कम लगेगा, ठीक है। तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ओके, अब ये इसको अलग तरीके से लिखा है, तो हमने इसको अलग तरीके से पढ़ा। हमने क्या पढ़ा इसको, कि जो फोर्स लगेगा वो किसके प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आप इसको इस तरह से लिख दो या उल्टा करके लिख दो, बात सेम है, ठीक है। आपको समझ में आया, तो हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, मान के चलो उसकी इनिशियल मोमेंटम कितना था mv, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया mu। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे mv माइनस mu डिवाइड बाय t, ठीक है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, कॉमन आ गया v माइनस u अपन t, ये एफ एस। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v माइनस यू बराबर ए टी, और अगर टी और v माइनस यू बाय क्या हो जाएगा, v माइनस ये जो होगा पूरा a के बराबर हो जाएगा। तो हम ये जो पूरी चीज़ है इसकी जगह हम a रख सकते हैं। तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, ठीक है। एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, ठीक है। तो ये भी क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देते हो आप तो ये हो जाता है, और अगर इसकी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो एसआई यूनिट में 1 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम ए हो जाएगा, ठीक है। तो एफ बराबर एम ए हो गया। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल में भी काम आएगा हमको, इस पर आ भी चुके हैं न्यूमेरिकल, कि फोर्स बराबर क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब आपने जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि एक फुटबॉल है उसकी वो 10 kg की है, ठीक है। आपने उसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बताओ उसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो आप उसमें ये फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। ओके, देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के और भी एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन आ गया कि राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आपने एक एग्जांपल तो दे दिया कैचिंग ऑफ अ क्रिकेट बॉल, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो उसमें कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो गया तो उसके हाथ में कम फोर्स लगा। दूसरा क्या है, हाई जंपर का केस देखते हैं, केस ऑफ अ हाई जंपर। अब आपने देखा होगा कि जो जंपर्स होते हैं वो एक कुशन पे कूदते हैं, तो उससे क्या होता है फ्रेंड, देखो जब वो कुशन पे से पहले ऊपर से कूदे तो उनका मोमेंटम क्या था mv। अब वो जब नीचे आएंगे रेस्ट स्टेट में आएंगे तो वो जब मोमेंटम उनका कम होगा, जीरो होगा। तब वो जब क्या होता है, वो जब गद्दे पे होते हैं ना फ्रेंड्स, तो गद्दे पे होते हैं तो मोमेंटम उनका धीरे 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 जाके जीरो होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है धीमा हो गया, ठीक है ना। मतलब टाइम ज़्यादा हो गया, नीचे वाला जो टी है वो ज़्यादा हो गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो गया, ठीक है। तो वो उससे कम होने से क्या होता है कि वो जो घुटनों पे जो फोर्स लगना होता है वो कम लगता है, तो उसकी जो है जो एथलीट्स होती हैं उनकी जो घुटने हैं वो नी है वो उस पर चोट नहीं आती। तो ये हाई जंपर के केस में भी हम ये लिख सकते हैं। तीसरा आप देखोगे कि जो हम सीट बेल्ट का यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ सीट बेल्ट इन कार। अब क्या होता है फ्रेंड्स, देखो ये जैसे एक कार है, तो कार में आप जैसे बैठते हो तो क्या होता है कि कार तो मूव कर रही है, ठीक है। अब वो आप कार की सीट पे बैठे हो तो फ्रिक्शन से क्या होगा, आप भी एक मूविंग स्टेट में ही हो। ये कौन बताता है, ये एक आप भी मूविंग स्टेट में ही हो फ्रिक्शन के द्वारा। अब क्या हो गया कि कार ने ब्रेक लगा दिया, ठीक है, कार ब्रेक लगा दी लेकिन आप रुके नहीं, कार रुक गई, आप नहीं रुके, आप मूविंग स्टेट में ही हो। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी अगर बॉडी है वो मूविंग, अगर मूविंग है तो वो हमेशा मूविंग ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब आपने जैसे क्या करा कि जैसे वो कार रुक गई तो आप जो है, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा तो आप तो मूविंग स्टेट में ही, और आप क्या कहोगे सीधे जो है वो उसके ग्लास से लगेंगे, और ग्लास का जो फोर्स आपको रोकेगा तो आप जाके रुकोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, सीट बेल्ट लगाने से क्या होगा कि आपका एक जैसे आप धीरे धीरे जो मूविंग से रेस्ट स्टेट में धीरे धीरे आओगे तो आपको फोर्स ज़्यादा नहीं लगेगा, आप एकदम आगे टकराओगे नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। अब हम देखेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, बहुत सिंपल, आपने सबने सुना होगा, फॉर एवरी एक्शन फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड। अब
अपोजिट रिएक्शन, बहुत सिंपल। ठीक है, तो जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है, ठीक है, कोई एक्शन करती है, तो दूसरी बॉडी भी रिएक्शन के तौर पे उस पर फोर्स लगाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कितने एग्जांपल है, आप जो स्विमिंग करते हो, आप स्विमिंग करते हो तो कैसे आप हाथ पैर मारते हो, ठीक है, पानी को नीचे से मारते हो, तो वो रिएक्शन में पानी भी आपको ऊपर धकेलता है, इसलिए आप स्विमिंग कर पाते हो। ठीक है, आप जब वॉक करते हो तो आप क्या करते हो, वॉक जब आप करते हो तो ज़मीन पे नीचे फोर्स लगाते हो, तो वो ज़मीन भी आपको नीचे से फोर्स लगाती है, जिससे आप बैलेंस कर पाते हो। ठीक है, इस तरह से जो बलून है, तो बलून में से जब हवा निकलती है, तो हवा निकलती है, हवा आगे की तरफ से निकलती है। ठीक है, वो एटमॉस्फेयर पे फोर्स लगाती है, एक्शन लगाती है, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी उसकी तरफ से एक रिएक्शन लगता है, और वो पीछे की तरफ बलून इसलिए जो क्या होता है, पीछे की तरफ जाता है, हवा आगे की तरफ जाती है, आगे फोर्स लगता है, तो इसीलिए उसके ऊपर एक अपोजिट रिएक्शन लगती है। ठीक है, इस तरह से बोर्ड में भी यही होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, थर्ड लॉ के एग्जाम्पल है। ओके, तो ये हमारे जो तीनों लॉ हो गए। इसमें मैं देखता हूँ आपको MPPSC जो एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार उन्होंने पूछा था 3 नंबर में कि आप न्यूटन का थर्ड लॉ बताइए। ठीक है, तो आपको इसमें क्या लिखना है, लिख देना आप कि फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ, स्विमिंग, रिकॉइलिंग ऑफ गन लिख देना। ठीक है, गन आगे की तरफ वो प्रेशर लगाती है तो पीछे भी हो जा, फिर अपोजिट जो लगता है और पीछे जाती है। ठीक है ना, फिर रिकॉइलिंग ऑफ गन लिख देना, डिफ्लेटिंग ऑफ बलून, जो रॉकेट होते हैं उनका लिख देना। तो ये 2-3 एग्जाम्पल आप लिख देना। ठीक है, एक उन्होंने 5 नंबर में पूछा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उनको समझाना भी था पूरा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप समझा सकते हो कि क्या होता है। फर्स्ट लॉ की बॉडी जो होती है वो अगर रेस्ट में रहेगी, मूव करती है तो मूव करती रहेगी। कब तक मूव करेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। एग्जाम्पल दे देना। तो ये हो गया 5 नंबर में। ठीक है, एक उन्होंने 2020 में एक न्यूमेरिकल पूछा था न्यूटन सेकंड लॉ से। 2 न्यूमेरिकल क्या था फ्रेंड्स कि ये जैसे एक ये ऐसा एक वेट था, एक बॉक्स है जिसमें फोर्स लग रहा है कितना, 200 न्यूटन का। ठीक है, अब इसमें बोला हुआ है कि यहाँ पे जो एक फ्रिक्शन, नीचे फ्रिक्शन लगता है तो वो अपोज करता है, तो जो नीचे फ्रिक्शन है वो 40 न्यूटन का है। कितना है, 40 न्यूटन का। तो ये फोर्स दे रखा है उसमें, और जो बॉडी का जो मास है वो दिया हुआ है कितना, 50 किलोग्राम दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी इस बॉडी में वो कितनी होगी। समझ लो पहले क्वेश्चन को कि मैं इसको खींच रहा हूँ किससे, फोर्स से, किससे, 200 न्यूटन के। यहाँ नीचे फ्रिक्शन लग रहा है 40 न्यूटन का, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लगा, इस बॉडी पे नेट फोर्स लगा 200 माइनस 40, वो हो गया आपका 160 न्यूटन। तो F बराबर 160 न्यूटन, मास मुझे दिया हुआ है 50 किलोग्राम, ये मुझे निकालना है। तो मैं सीधे लिखूंगा फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या होगा, F बराबर ma, तो हमको A निकालना है, तो F बराबर A बराबर F/m। ये हो गया आपका फोर्स, कितना हो गया आपका 160, और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये 5 से 16 कैंसिल हो गया, 5 से 15 और 110 तो 3.2। अब आपको बताना है इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप यूनिट मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये हमारे न्यूटन के 3 लॉ खत्म हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और आगे जो हमारे टॉपिक है वो देख लेंगे, ग्रेविटी और ये सब। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।